गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त हार्दिक आज आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। जैसा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये ईएसआई क्या है, ये पीएफ क्या है, क्या ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूं कि क्या ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कि इसकी रेट्स क्या हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे न्यू वीडियोस के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन 194Q एंड 206C1H के ऊपर भी पूरा हैंड रिटन एनालिसिस कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया हुआ है। ये सेक्शन आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम जो कि इनकम टैक्स के लिए है, उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ईएसआई एंड पीएफ एप्लीकेबिलिटी प्रोविजंस। तो आइए जानते हैं कि ईएसआई किन एंटिटीज़ पर एप्लीकेबल होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि द ईएसआई स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड इन द एक्ट। ईएसआई की जो स्कीम है वो सारी फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स पर लगती है, जो कि एक्ट में लिखी हुई है। जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो सीज़न वाइज काम करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ पर ईएसआई प्रोविजंस नहीं लगते। एंड दूसरी कंडीशन, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट हैव 10 और मोर पर्सनस एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट। जिस एंटिटी में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उस एंटिटी में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है। एंड उस जो 10 लोग हैं, उनकी जो सैलरी है वो 21,000 रुपये से कम होनी चाहिए, जब भी वो ईएसआई की स्कीम में आएंगे। और देन ऑल एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर आर कवर्ड अंडर द स्कीम। तो इस प्रकार वो सारे एम्प्लॉयज़ जो 10 से ज़्यादा हैं और उनकी 21,000 रुपये से कम सैलरी है, तो वो इस स्कीम में आ जाएंगे। तो आइए इस प्रोविज़न को हम फ्लो चार्ट के ज़रिए जानते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि द डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट्री एज डिफाइंड इन द एक्ट विद इन इम्प्लीमेंटेड एरिया। अगर यस है तो हम यहाँ वेदर सीजनेबल फैक्ट्री और नो पर आ जाएंगे। अगर नो है तो वो नॉट इन स्कोप में आ जाएगा। अगर सीजनेबल इंडस्ट्री नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर सीजनेबल इंडस्ट्री है तो वो नॉट इन स्कोप में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर नो है तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या उस फैक्ट्री में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं या नहीं। अगर वो कंडीशन नो है तो हम नॉट इन स्कोप में आ जाएंगे। अगर यस है तो हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे, क्या उन एम्प्लॉयज़ को 21,000 रुपये से कम सैलरी मिलती है। अगर यस है तो हम इस स्कीम में कवर्ड हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसकी कुछ रेट्स को जानते हैं, जो कि रिड्यूस कर दी गई हैं 1/7/2019 से। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि पहले रेट्स थी 4.75 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड 1.75 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो कि अब 3.25 और 0.75 टोटल 4 कर दी गई हैं, जो कि पहले 6.50% थी। और इसके बाद हम ईएसआई की रिटर्न की ड्यू डेट जानेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ईएसआई रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट कैन बी बोथ डन एट द सेम टाइम, हेंस द ईएसआई रिटर्न ड्यू डेट इज सेम एज दैट ऑफ द पेमेंट दैट इज़ ऑन बिफोर 15th ऑफ एवरी मंथ। जैसा कि आपने 30 अप्रैल को अगर सैलरी दी है तो 15 मई तक आपको ईएसआई जमा कराना होगा, नहीं तो आपका वो ईएसआई का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर याद रखें, 15 तारीख से पहले ज़रूर जमा कराएं, उससे बाद में अगर जमा कराया तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। जैसा कि हमने ईएसआई के बारे में जान लिया, तो आइए हम पीएफ के बारे में जानते हैं। पीएफ रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स विच इज़ अ फैक्ट्री एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री हैविंग 10 और मोर पर्सन। ये उस फैक्ट्री पर लगता है जिसमें 20 और उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। एंड टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर persons or class of such establishment which the central government may specify by notification in this behalf।
ये उन एस्टेब्लिशमेंट पर भी लग सकता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, स्पेसिफाई कर दिया कि आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और साथ के साथ इसमें एक कंडीशन भी है कि आपकी जो सैलरी है वो 21,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 21,000 रुपये से कम होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये 21,000 रुपये है। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है तो आपके ऊपर पीएफ प्रोविजंस नहीं लगेंगे। 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए आपकी सैलरी। और इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 20 एम्प्लॉइज़ आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर इसको एप्लीकेबल कर सकती है जब आपके 20 एम्प्लॉयज़ से कम है। तो भी अगर आपने, जैसे कि अगर आपकी एंटिटी में 20 एम्प्लॉयज़ से भी कम लोग काम कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए नोटिस भेज सकती है जो कि 2 महीने से पहले आएगा कि आपको ये पीएफ के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने हैं। और इसके बाद वेयर द एम्प्लॉयर एंड मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉई हैव एग्रीड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शुड बी मेड एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट, दे में अप्लाई टू द सेंट्रल पीएफ कमिश्नर। दोनों सेटिस्फाई होने के बाद एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई वो अप्लाई करेंगे सेंट्रल पीएफ कमिश्नर के पास कि हमारे ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जाएँ। द सेंट्रल पीएफ कमिश्नर में अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू दैट एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर पासिंग द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट from the date of such a agreement or from any subsequent date specified in the agreement। और फिर वो पीएफ कमिश्नर आपके ऊपर उन प्रोविजंस को एप्लीकेबल कर देगा और ऑफिशियल गजट में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगा उस डेट से जब से आपने एप्लीकेशन फाइल की है और एग्रीमेंट किया है, और या फिर उस डेट से जो कि आपके एग्रीमेंट में आगे की डेट लिखी हुई है। फिर उसके बाद सम एस्टेब्लिशमेंट हैव लेस देन 20 employees would also be required to obtain PF registration, but that is voluntary registration। कई एंटिटीज़ कई बार क्या करती हैं और वो PF का रजिस्ट्रेशन ले लेती हैं जब बल्कि उनको ज़रूरत नहीं होती उस PF के रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए। जब भी वो रजिस्ट्रेशन ले लेती हैं उनकी एंटिटी में 20 एम्प्लॉयज़ से कम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हम उसे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहेंगे। एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ विल बी एलिजिबल फॉर अ PF from the commencement of their employment, and the responsibility of the deduction and payment of PF lies with the employer। और उस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बाद सारे एम्प्लॉयज़ पीएफ के कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और जो सारी डिडक्शंस और पेमेंट करने की जिम्मेदारी है वो एम्प्लॉयर के साथ ही रहेगी, एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी दबाव नहीं आएगा। तो आइए इसकी रेट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो इसकी रेट्स हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टोटल 13%, जिसमें 3.67 कंट्रीब्यूशन पीएफ का है, 0.50 पीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस का है, 8.33 ईपीएस कंट्रीब्यूशन का है एंड 0.50 ईडीएलआईएस कंट्रीब्यूशन का है। तो ये टोटल 13% है। तो और 12% एम्प्लॉय का है, तो ये टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन 25% बनता है। और पीएफ की रिटर्न ड्यू डेट भी 15 तारीख है अगले महीने की। जैसे आपने 30 अप्रैल को अगर सैलरी दी है तो अगले महीने की 15 मई तक आपको इसका पेमेंट करना होगा और रिटर्न फाइल करनी होगी, नहीं तो आपका ये पीएफ का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और इसमें पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट भी बताया गया है। अगर आप लेट पेमेंट करते हो पीएफ और ईएसआई का तो आप पर पेनल्टी के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर 2 महीने तक लेट है तो 5% पर एनम की पेनल्टी, अगर 2 महीने से 4 महीने के बीच में है तो 10% की पेनल्टी, और 4 महीने से 6 महीने तक है तो 15% की, और 6 महीने से ज़्यादा है तो 25% की। ये 100% तक भी जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी ने ये पीएफ एंड ईएसआई के प्रोविजंस देखे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में भी आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी एक दूसरी वीडियो भी है जो कि न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम के ऊपर है, उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।